हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमारी चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारों के विषय में चल रही थी। हमने उसके बहुत सारे कार्यपालिकीय और विधायी अधिकारों को देखा था और ये जाना था कि कैसे संवैधानिक सीमाओं को पार करते हुए उसके द्वारा दिनों दिन बहुत ज्यादा शक्तियों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उसकी शक्ति में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। वो कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन विधायी क्षेत्र में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से वो कांग्रेस को नियंत्रित करता है। वो कांग्रेस को संदेश भेजता है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों के ऊपर निषेधाधिकार का प्रयोग करने का उसे अधिकार प्राप्त है। और जैसा कि सभी लोकतांत्रिक देशों में ये विकास हुआ है, वो विकास है प्रदत्त व्यवस्थापन का, जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका केवल कानून का निर्देश जारी कर देती है, मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है और बाकी उस रूपरेखा के तहत नियमों और उपनियमों को बनाने का कार्य कार्यपालिका विभाग के द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था को प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस व्यवस्था के तहत बहुत सारे आदेशों को जारी करता है, जिन्हें कार्यपालिकीय आदेश कहते हैं, और इन आदेशों का महत्व कानून के समान ही होता है। राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में इतना शक्तिशाली हो गया है कि चैम्बरलेन ने अपनी पुस्तक राष्ट्रपति, कांग्रेस और विधायन में पिछले 50 वर्षों के कानून निर्माणों का विवरण देते हुए बताया, अमेरिका में 20% कानून कार्यपालिका के प्रभाव से, 40% कांग्रेस के प्रभाव से, 30% कांग्रेस और कार्यपालिका दोनों के समान प्रभाव से और 10% गैर सरकारी निजी क्षेत्रों के प्रभाव से बने थे। उन्होंने ये भी कहा, 20वीं सदी के अमेरिकी संवैधानिक इतिहास की एक प्रमुख घटना है विधि निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका का एक शक्ति के रूप में है। तो विधायी क्षेत्र में भी वो बहुत पावरफुल है। कार्यकारी और विधायी भूमिकाओं के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति दल के नेता के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हालांकि उसकी ये भूमिका संविधान के दायरे से बाहर जाकर है, क्योंकि अमेरिकी संविधान निर्माता तो ये चाहते ही नहीं थे कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का उद्भव हो, क्योंकि दलगत राजनीति के दूषित प्रभाव से अपने देश को बचाना चाहते थे। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। न चाहते हुए भी अमेरिका में राजनीतिक दलों का डेवलपमेंट हो गया और आज स्थिति ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव दलीय आधार पर ही होता है। राष्ट्रपति को उम्मीदवार के रूप में सबसे पहले उसके दल के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए वो अपने दल का प्रतिनिधि होता है। दल के द्वारा जो चुनाव के समय जनता से वादे किए जाते हैं, उन वादों की पूर्ति की अपेक्षा राष्ट्रपति से ही की जाती है। वो सत्ता में पहुंचकर दल के घोषणा पत्र में जो जनता को वादे किए गए थे, उन वादों को वो पूरा करेगा। लिहाजा वो घोषणा पत्र के अनुरूप राष्ट्रीय नीति के संबंध में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुझाव देता है। वो दल का निर्विवादित नेता होता है और इस रूप में दल की आंतरिक गतिविधियों के संचालन में भी, उसके संगठन में भी उसका अहम रोल होता है। उसके निर्णय को महत्व दिया जाता है। दल का जो फंड होता है, उस फंड का कैसे प्रयोग किया जाए, दल के विभिन्न पदों पर कैसे नियुक्तियां किन लोगों की जाए, इन मामलों में भी उसका हस्तक्षेप होता है और उसके निर्णय को महत्व दिया जाता है।
मुनरो ने क्या लिखा? व्हाइट हाउस देश का सबसे बड़ा उपदेश गृह है, यानी सार्वजनिक महत्व के कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्देश प्राप्त करने के लिए अनेक लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ देखते हैं, यानी राष्ट्रपति की तरफ देखते हैं, जिनमें ज्यादातर उसके अपने दल के सदस्य होते हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति केवल और केवल अपने दल पर ही निर्भर नहीं रह सकता। प्रजातंत्र में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब राष्ट्रपति को अपने कार्यों को संपन्न करने में दूसरे दलों के प्रतिनिधियों के समर्थन की भी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है या जो संधियां दूसरे देशों के साथ करता है, उन संधियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से की जाती है, 2/3 बहुमत से की जाती है। हो सकता है और व्यवहार में होता भी है, राष्ट्रपति जिस दल का है, सीनेट में उस दल का बहुमत नहीं है। सीनेट के सदस्य भिन्न भिन्न दलों के हो सकते हैं, दूसरे दल के का बहुमत सीनेट में हो सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को दूसरे दल के सदस्यों को भी संतुष्ट करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके द्वारा की गई नियुक्तियां या संधियों को सीनेट अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी। दल का नेता तो वो होता है, लेकिन शासकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए उसे दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत भी होती है, दूसरे दल के प्रतिनिधियों के सहयोग की जरूरत होती है। मान लीजिए राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी का है और सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स को भी संतुष्ट करना होगा, नहीं तो वो उसके द्वारा की गई नियुक्तियों को या संधियों को अनुमोदित नहीं करेंगे। रेडफोर्ट ने लिखा इस संबंध में कि राष्ट्रपति का दल के नेता के रूप में कार्य अनिवार्य है। वो दल के नेता के रूप में दल के द्वारा जो जिम्मेदारियां उसे सौंपी जाती हैं, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन से संबंधित, उससे वह पलायन नहीं कर सकता, वो भाग नहीं सकता। सभी कार्य उन सीमाओं में किए जाने चाहिए जिन्हें तोड़ा भी जा सके, यद्यपि उन सीमाओं का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस तरह से राष्ट्रपति की दलीय भूमिका का मूल्यांकन किया गया रेडफोर्ट के द्वारा। तो दलीय व्यवस्था में दल के प्रधान के रूप में, दल के नेता के रूप में भी उसके द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि वो कार्यपालिका का प्रधान है, कार्यपालिकीय शक्तियां उसके हाथों में है, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में भी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के अंतर्गत उसको महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। वो न्यायपालिका को अपने इन अधिकारों के माध्यम से नियंत्रित करता है। ऐसे नियंत्रित करता है कि वो संघीय न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्तियां करता है सीनेट की सहमति से, लेकिन वो उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। न्यायाधीशों को उनके पद से सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, और ये महाभियोग की प्रक्रिया कांग्रेस के अंतर्गत संचालित होती है। एक सदन के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं और दूसरा सदन यानी सीनेट उन आरोपों की जांच करता है कि यदि किसी न्यायाधीश ने देशद्रोह का काम किया है, कोई रिश्वतखोरी की है, या अपने पद के दायित्वों को सही ढंग से उसका निर्वहन नहीं किया है, या संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है, इन दशाओं में कांग्रेस के द्वारा संबंधित न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, और महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद संबंधित न्यायाधीश को त्यागपत्र देना होता है। राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है,
लेकिन वो उन्हें पद से हटा नहीं सकता। न्यायाधीशों को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार जो उसे प्राप्त है वो ये है, वो अपराधियों को क्षमादान कर सकता है। सभी देशों की कार्यपालिकाओं को ये अधिकार प्राप्त होता है। भारत में भी राष्ट्रपति अपराधियों को क्षमादान कर सकता है या उनकी सजा को कम कर सकता है। ठीक वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपराधियों के सजा को कम करे या उसे पूरी तरह माफ कर दे। उसे सर्व क्षमा करने का भी अधिकार प्राप्त है। सर्व क्षमा का मतलब होता है राष्ट्रपति एक साथ कई अपराधियों को उनकी सजा माफ कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति जॉनसन ने 1868 में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया था जो गृह युद्ध में दक्षिण की ओर से लड़े थे, जिन पर अभियोग था। उन सारे अभियुक्तों को माफ किया गया था एक साथ ही राष्ट्रपति जॉनसन के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति का ये जो अधिकार है, क्षमादान का अधिकार, इस अधिकार की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं अपराधियों के अपराध को, उनकी सजा को माफ कर सकता है जिन अपराधियों ने किसी संघीय कानून का उल्लंघन करते हुए कोई अपराध किया हो। अमेरिका में संघीय व्यवस्था है जिसके अनुसार संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के द्वारा पृथक पृथक कानूनों का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रपति चूंकि संघीय कार्यपालिका है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है, इसलिए वो सिर्फ उन्हीं अपराधियों के सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है जिन्होंने किसी मौजूदा संघीय कानून का उल्लंघन किया हो। यानी कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। साथ ही जिन अपराधियों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा दंडित किया गया है, राष्ट्रपति उन्हें क्षमादान नहीं कर सकता। ये लिमिटेशंस है उसकी क्षमादान की शक्ति पर। न्यायिक अधिकारों के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र के नेता के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है। उसके द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व किया जाता है। हालांकि उसका चुनाव एक दल के व्यक्ति के रूप में होता है। दल ही उसे अपना कैंडिडेट बनाता है, दल ही उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करता है। लेकिन एक बार चुन लिए जाने के बाद वो राष्ट्रीय कार्यपालिका का प्रधान बन जाता है और इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है वो दलगत स्थिति से ऊपर उठकर, दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बने। जहां तक संविधान की बात है, संविधान निर्माता किसी एक व्यक्ति के या एक सत्ता के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखना चाहते थे और इसीलिए उनके द्वारा शासन करने की शक्तियों का पृथक्करण किया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्वकारी शक्ति प्रदान की गई। एक तरह से विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था उनके द्वारा की गई। कार्यपालिका कानून को लागू करने के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करेगी, व्यवस्था स्थापित करने के क्षेत्र में नेतृत्व करेगी, कांग्रेस कानून बनाने के क्षेत्र में नेतृत्व करेगी और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने और कानून को तोड़ने वालों को दंडित करने के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगी। लेकिन संविधान निर्माताओं की इच्छा के विपरीत अमेरिकी राष्ट्र की जो जनता है उसकी इच्छा हमेशा से ही एक सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही है।
हर देश की जनता के लिए ये सहज होता है कि वो एक व्यक्ति को अपना नेता माने, उसके आदेशों का अनुसरण करे, उस पर अपना भरोसा व्यक्त करे। अमेरिकी जनता भी अपवाद नहीं है, एक नेतृत्व में विश्वास रखती है और ये नेतृत्व राष्ट्रपति का है। जनता के सामने विकल्प थे, वो कांग्रेस को अपना नेता माने, राष्ट्रपति को माने या न्यायपालिका को माने, लेकिन अमेरिकी जनता ने राष्ट्रपति के पक्ष में अपना मत दिया, यानी राष्ट्रपति के नेतृत्व में उसको विश्वास है। वो राष्ट्रपति को ही संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि मानती है और यही वजह है कि जब भी कोई संकट उपस्थित होता है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का संकट रहा हो, 1930 का आर्थिक संकट रहा हो या गृह युद्ध की परिस्थितियां रही हो, उन सब में अमेरिकी जनता ने राष्ट्रपति की तरफ देखा, उसके नेतृत्व की तरफ देखा और उससे ही अपेक्षा की वो संकटकालीन स्थितियों से उसे उबारेगा। वो बुद्धिमत्तापूर्ण प्रभावी नेतृत्व उन्हें प्रदान करेगा, जिससे न केवल अमेरिका की राष्ट्रीय राजनीति आगे बढ़ेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी अमेरिका को प्रमुख स्थान प्राप्त हो सकेगा। ये जो अमेरिकी जनता की चाह है, इस चाह ने राष्ट्रपति की भूमिका को संवैधानिक दायरे से आगे बढ़ाकर राष्ट्र का नेतृत्व करने की भूमिका प्रदान की है, यानी वो समूचे राष्ट्र का नेता है। राष्ट्रपति विल्सन ने इस संबंध में कहा था कि समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है, इसलिए उसे यह ध्यान रखना है कि अमेरिकी राष्ट्र का अन्य कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है, वही एकमात्र राजनीतिक प्रवक्ता है। उसका उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत लेने दो और कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। कई शक्तियों का संगठन भी उसे सरलता से हरा नहीं सकता। उसकी स्थिति राष्ट्रीय हो जाती है। वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि न होकर समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। तो इस तरह से राष्ट्र का नेतृत्व किया जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा और अमेरिकी जनता को भी बड़ा भरोसा होता है राष्ट्रपति पदधारी पर। नेतृत्व के लिए वो राष्ट्रपति की तरफ ही देखती है। इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, निर्वाचक मंडल का चुनाव हो गया है और आप देख रहे हैं कि कैसे विवादित स्थितियां बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो निर्वाचन परिणामों के प्रति संदेह जता रहे हैं और उनके द्वारा घोषणा की गई है कि वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर उन्हें इस बात का अंदेशा होता है कि चुनाव में उनकी शिकस्त हो रही है। उनके इस स्टेप को अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि इतिहास में कभी भी कोई ऐसा अवसर नहीं आया अमेरिका के इतिहास में जब किसी राष्ट्रपति ने जनता के मतदान पर सवालिया निशान लगाए हो। इस बात को लेकर अमेरिकी जनता के एक बड़े वर्ग में रोष भी है, क्षोभ भी है, निराशा का भाव भी है। अमेरिकी लोकतंत्र में ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि इस संबंध में निर्णय क्या होता है और अमेरिकी लोकतंत्र इस दिशा की तरफ बढ़ता है। राष्ट्रपति की भूमिका और कौन सा नया रूप या नया मोड़ लेती है। बहरहाल निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो पद है, उसकी शक्तियों में हर क्षण विस्तार होता रहा है।
और विस्तार की इस प्रक्रिया में उसने सभी संवैधानिक सीमाओं को पार कर लिया है। उसकी शक्तियों में वृद्धि के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं और सबसे बड़ा कारण है उसका अपना व्यक्तित्व। राष्ट्रपति पद को धारण करने वाले बहुत से प्रभावी व्यक्ति रहे हैं, जैसे जैक्सन, लिंकन, रूजवेल्ट और कैनेडी, जिन्होंने संविधान की उदार व्याख्या अपनाते हुए दूरदर्शिता और साहस के साथ राष्ट्रीय हित में कार्य किया है, जानते हुए भी कि संविधान स्पष्ट रूप से उसे ये करने का अधिकार नहीं देता। फिर भी अगर देश हित में है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की महाशक्ति के दर्जे को बनाए रखने के लिए जरूरी है, वो स्टेप साहस के साथ राष्ट्रपतियों के द्वारा उठाए गए। वुडरो विल्सन ने कहा कि कानून और नीति दोनों ही दृष्टियों से राष्ट्रपति उतना ही महान बनने के लिए स्वतंत्र है जितनी कि उसमें सामर्थ्य है। उसकी अपनी क्षमता ही उसकी महानता की सीमा है। यानी ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, वो कितनी ज्यादा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अगर वो साहसी व्यक्तित्व वाला है, प्रभावी व्यक्तित्व वाला है, दूरदर्शी है, बुद्धिमान है, उसके द्वारा अपने पद की शक्तियों में वृद्धि की जा सकती है। ये पूरी तरह उस पर निर्भर होता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान एक बहुत संक्षिप्त संविधान है। बहुत सारी बातों को छोड़ दिया गया है, स्पष्ट व्याख्या, स्पष्ट उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। इस स्थिति का लाभ राष्ट्रपति के द्वारा उठाया जा सकता है अगर उसके व्यक्तित्व में वो गुण है, वो सामर्थ्य है। हालांकि एक बात स्पष्ट होनी चाहिए आपको कि लाभ उठाने की भी एक सीमा है। यानी राष्ट्रपति शक्तिशाली तो बन सकता है, लेकिन अमेरिका जैसे लोकतंत्र में वो निरंकुश नहीं बन सकता, वो अधिनायक नहीं बन सकता, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है और लोकतंत्र में कोई भी पद धारण करने वाला व्यक्ति इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझता है। राष्ट्रपति चाहे जितनी शक्तियों का प्रयोग कर ले, वो जानता है वो जनता की इच्छा की अवहेलना करके लंबे समय तक अपने पद पर नहीं रह सकता। दूसरे, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की उदार व्याख्या की है, जैसा आप पहले ही देख चुके हैं। संविधान की संक्षिप्तता के कारण संविधान की व्याख्या का अधिकार संविधान सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी व्याख्या ऐसे की है जिससे राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि संविधान में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों का अधिकार तो राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन उन पदाधिकारियों को उनके पद से कौन हटाएगा, इस संबंध में संविधान अधिकांश रूप में मौन है। कुछ पदाधिकारियों की तो बात कही गई है कि उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश। लेकिन बहुत सारे कार्मिक जो प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, उनको उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, इस विषय में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की उदार व्याख्या करते हुए यह निर्णय दिया, ये स्थापित किया कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति को ही उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार भी है। ये अधिकार राष्ट्रपति को मिल गया, हालांकि संविधान स्पष्ट रूप से ये अधिकार उसे नहीं देता। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की भी बड़ी भूमिका रही है राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने में। इससे राष्ट्रपति पद का प्रजातंत्रीकरण हुआ है और इस प्रक्रिया ने भी राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि
प्रजातंत्रीकरण कैसे हुआ है? संविधान तो ये कहता है कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन इस निर्वाचक मंडल का चुनाव दलीय आधार पर होता है। जनता जब निर्वाचक मंडल के सदस्यों को चुन रही होती है तो उसके सामने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, वो उसको देखकर वोट देती है। और इस दृष्टि से राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष के बजाय प्रत्यक्ष बन गया है। यानी जनता अब सीधे तौर पर राष्ट्रपति पदधारी को, राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट को देखते हुए वोटिंग करती है। अब राष्ट्रपति का पद सीधे सीधे जनता से जुड़ गया है और आज जनता का जैसा उसे विश्वास प्राप्त है वैसा किसी भी अधिकारी या संस्था को प्राप्त नहीं है। इसलिए भी राष्ट्रपति पद शक्तिशाली बन गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों में जो वृद्धि हुई, जनता ने उसका समर्थन किया है, कभी उसका विरोध नहीं किया। जन समर्थन को हासिल करने के साथ राष्ट्रपति और ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। अगर जनता उसका समर्थन नहीं करती, जनता उसमें विश्वास व्यक्त नहीं करती, हो सकता है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनता। इसीलिए फोर्ड ने क्या लिखा कि संवैधानिक ढांचे को तोड़कर राष्ट्रपति पद को महान बनाना जनता का ही काम है। अमेरिकी जनता का भी बड़ा योगदान है राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने में। लास्टली, अमेरिका में समय समय पर जो संकटकालीन स्थितियां आई, हर देश में कोई न कोई समय ऐसा आता है जब वो देश संकट के दौर से गुजर रहा होता है, क्योंकि हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। जैसे इस समय दुनिया भर में एक अंतर्राष्ट्रीय संकट चल रहा है, महामारी का संकट और उससे जुड़ा हुआ आर्थिक संकट। अमेरिकी राष्ट्र में जब से वो बना, जब से वो अस्तित्व में आया, तब से लेकर आज तक वहां भी बहुत सारे संकट आए। जैसे दास प्रथा की समाप्ति को लेकर वहां गृह युद्ध चला। अफ्रीका से बहुत सारे व्यक्ति दास बनाकर अमेरिका में लाए गए थे, काले लोग। उन काले लोगों के साथ गोरे लोगों के द्वारा अत्याचार किया जाता था, जिसके खिलाफ आवाज उठाई गई और एक तरह का गृह युद्ध अमेरिका में शुरू हुआ, काले और गोरे लोगों के मध्य। संकटकालीन स्थिति थी। ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, अमेरिका पर भी पड़ा। इन संकटकालीन स्थितियों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि दुनिया की दो महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध शुरू हुआ, विचारधारागत संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ साम्यवादी राष्ट्र थे तो दूसरी तरफ पूंजीवादी राष्ट्र थे। साम्यवादी राष्ट्रों का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, पूंजीवादी राष्ट्रों का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। ऐसी संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति ने जितनी सुदृढ़ता के साथ नेतृत्व प्रदान किया, अमेरिका को संकट से उबारा, और न केवल संकट से उबारा बल्कि दुनिया में महाशक्ति के रूप में उसे खड़ा किया। संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्र को उबारने का जो प्रयत्न सफलतापूर्वक राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, इन प्रयत्नों ने भी उसकी शक्तियों में इजाफा किया। आप जानते हैं कि हर राष्ट्र में संकट के समय सरकार के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा वो शक्तियां प्राप्त कर ली जाती हैं जो सामान्य स्थितियों में प्राप्त नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भी संकट काल के नाम पर बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की गई,
जब संकट समाप्त हो गया, उसके बाद भी वो शक्तियां उसके पास बनी रही। जितने संकट अमेरिका में आए, हर संकट के समय राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई और वृद्धि जारी रही। उससे वापस नहीं लिया गया, उसकी शक्तियों को वापस नहीं लिया गया, क्योंकि जनता को इस बात का भरोसा था कि उनका राष्ट्रपति उनके विश्वास पर खरा उतरेगा, समूचे राष्ट्र को आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान करने का कार्य उसके द्वारा किया जाएगा, जनहितकारी कार्य किया जाएगा। इस वजह से भी राष्ट्रपति की शक्ति में इजाफा हुआ। आज वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्रीय शासक माना जाता है। उसके जितना ताकतवर दुनिया का कोई भी पदाधिकारी नहीं है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा हो। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां, कैसे उसकी शक्तियों में इजाफा हुआ, किनका योगदान है उसकी शक्तियों में वृद्धि के पीछे। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो आपकी, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं।